ठीक है, तो ए बी सी की इनिशियल पोजीशन ये दी हुई है हमें, और हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देखना है। और फाइनल डायग्राम मैंने बना लिया कि फाइनली ए बी सी कुछ इस तरह से होंगे। तो अब देखो कि कौन कितना डिस्प्लेस हुआ है इफेक्टिवली, सिर्फ हमें इस पे ध्यान देना है। तो बी अगर आप देखते हो, बी इस समय पर कहाँ है, मिड पॉइंट पर है। ठीक है ना, बी मिड पॉइंट पर है और फाइनली बी राइट मोस्ट कॉर्नर पे गया है। तो मैं कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी ये सिर्फ हुआ है 10 मीटर टुवर्ड्स राइट विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक की। अगर मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, प्लैंक पे बैठ के अगर आप देखो। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए की अगर हम बात करें तो ए लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे था और ए फाइनली सेंटर पे आया है, तो उसका भी हुआ है 10 मीटर राइट। जबकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी क्या हुआ है, वो राइट मोस्ट कॉर्नर पे है और वो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे गया है, तो इफेक्टिवली वो चला है 20 मीटर्स लेफ्ट। हाँ, ये ध्यान में रखते हुए अब आपको लिखना है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम पे, तो डेल्टा एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होना चाहिए, यानी m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 0 होना चाहिए। मैंने राइट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है। अब मैं सारी चीजें लिखना स्टार्ट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। m1 मान लेते हैं b है, तो b का मास हो गया कितना, 20 kg, किंतु उसका डिस्प्लेसमेंट राइट में 10 है पर प्लैंक के साथ x वो लेफ्ट में भी गया है, तो 10 माइनस एक्स प्लस m2 मैं मान लेता हूं a है 10 kg, तो राइट में वो 10 मीटर गया है पर वो प्लैंक के साथ लेफ्ट में भी कितने से गया है, x से। और फाइनली 30 kg, सॉरी जो कि c है, वो इनिशियली कितना था, राइट मोस्ट कॉर्नर पे था, उसका डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर लेफ्ट है पर वो प्लैंक के साथ लेफ्ट में x भी गया होगा, तो मैं लिखूंगा माइनस ऑफ 20 प्लस एक्स, और ये सब मिलके क्या होना चाहिए, 0। यहां से हमें मिलेगा ये 200 माइनस 20x प्लस 100 माइनस 10x माइनस 600 प्लस 30x, ये होना चाहिए 0। और एक प्लैंक भी चला है, हमें उसको भूल गए, प्लस m4 इंटू x4 इज इक्वल टू 0, कुछ ज्यादा ही गलतियां हो गई। प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट भी लेंगे, प्लैंक खुद 20 kg का है, प्लस 20 इंटू वो चला है माइनस एक्स, ये हो जाना चाहिए क्या, 0। तो यहां से मुझे मिलेगा 20x, ये होना चाहिए 200 300 बेसिकली माइनस 300, है ना। प्लैंक 20 kg का है और लेफ्ट में चला है कितना, x, तो मैंने उसका माइनस 20x और ले लिया, और टोटल कितना हो रहा है हमारे पास, 300 माइनस 300, तो x मुझे मिल रहा है यहां से, अरे यार कितनी गलती हो रही है, क्या गड़बड़ हुई है इसके अंदर। अब तो ठीक आ रहा है ना, -15। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, रुक जाओ जरा। तो ये फाइनली गया है -30x, कैसे होगा, प्लैंक का मास 20 kg था ना। अच्छा ये, हाँ 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 हाँ, मिटा के लिख देता हूँ। तो ये होगा हमारे पास कितना, 200 माइनस 20x प्लस 100 माइनस 10x और -600 -30x और एक प्लस m4x4, यानी प्लैंक का -20x भी आएगा, ये होना चाहिए 0। अब ये कितना हो गया हमारे पास, 20 30 60 80, यानी 80x, ये हो गया 200 300 -300, x हमें मिला -30/8, यानी कि -15/4 मीटर।
तो माइनस का मतलब क्या है, मैंने लेफ्ट माना था, पर प्लैंक असलियत में कहाँ गया होगा? प्लैंक असलियत में मूव करता है 15/4 मीटर्स राइट। चलो, ये होगा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत किसी को? तो जैसे अभी डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कर रहे थे, सेम चीज हम किसके लिए कर लेते हैं? वेलोसिटी के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि अगर एक हमारे पास 10 kg का प्लैंक है, ठीक है ना, और उसके ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है जो मूव कर रहा है कितने से? 10 मीटर पर सेकंड से, और इसका मास ले लेता हूं मैं 40 kg। तो दिया हुआ है कि मान लो मैन रन्स एट 10 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। तो आपको बताना है फाइंड स्पीड ऑफ प्लैंक, स्पीड ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में प्लैंक कितने से चल रहा होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। सब कुछ स्मूथ है, ठीक है ना, सारे सरफेस हमें स्मूथ दिए गए हैं। तो फिर से आप क्या करते हो इस क्वेश्चन में भी, आप बोलते हो कि क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है या नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो सिस्टम का मोमेंटम यानी सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, यानी कि कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम अगर जीरो था, तो फाइनली भी सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम जीरो होना चाहिए। अब ये याद रखना कि आप किसके रिस्पेक्ट में ये बात बोल रहे हो। एफ एक्सटर्नल जीरो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर मैं ग्राउंड से खड़ा होकर देखता हूं और प्लैंक और आदमी को एक सिस्टम मान लेता हूं, तब नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि फ्रिक्शनल इंटरनल फोर्स होगा। लेकिन अगर आप प्लैंक के रिस्पेक्ट में बात करोगे, तो फिर आदमी के ऊपर नेट फोर्स लग रहा है, तो उसका मोमेंटम कंजर्व नहीं रहने वाला। समझ आ रही है बात? उस तरह की चीज है। तो मैंने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्योंकि ये बात लिखी है, तो अब मुझे मोमेंटम भी कंजर्व ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही लिखना होगा। मैं ये कह सकता हूं कि मोमेंटम ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस मोमेंटम ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कंबाइन होके जीरो होने चाहिए, क्योंकि इनिशियली पूरे सेंटर ऑफ मास का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना था? जीरो था। एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी होती है, मान लो मैंने राइट की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया। बात समझ आ रही है? फिर से आप कुछ अज्यूम करोगे, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि प्लैंक जो है लेफ्ट में चल रहा है v से। तो मोमेंटम ऑफ मैन क्या हो जाएगा? मोमेंटम ऑफ मैन होगा मास इनटू उसकी वेलोसिटी 10 माइनस v, क्योंकि वो 10 से जाना चाह रहा है राइट में, लेकिन प्लैंक उसे पीछे लेके जा रहा है कितने से? v से भी। इसे आप वेक्टर से भी कर सकते हो। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक इज वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं हम वेक्टर फॉर्म में, ठीक है ना। प्लस प्लैंक का मास 10 kg है और वो लेफ्ट में जा रहा है v से, तो इसे मैं क्या लिख दूंगा? जीरो। हमें यहां से क्या मिला? आपको मिला 400 माइनस 40v माइनस 10v इज इक्वल टू जीरो, या v इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। बात समझ आई क्या? तो हमेशा ये याद रखना, ये नहीं कि आप गलती से क्या कर दो 40 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 इंटू वी। ये नहीं कर सकता मैं। 40 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 इंटू वी, ये मैं तब कर सकता हूं अगर ये 10 जो मैंने स्पीड दी है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी हो। बात समझ आ रही है? वरना फिर आपको ये कंसिडर करना ही पड़ेगा। अब वो कुछ केसेस होते हैं जिनमें हमें ग्राउंड के फ्रेम के अलावा भी किसी फ्रेम में जाके हम कंजर्व करते हैं मोमेंटम, लेकिन वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। मोस्टली आप क्या करते हो, क्योंकि ग्राउंड रेस्ट पे है तो सबसे इजी रहता है आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोमेंटम को कंजर्व करो। बात समझ आई? तो दोनों का अंतर समझो। जैसे इसी में मैंने ये दिया होता आपको क्वेश्चन, सेम प्लैंक ले लेता हूं मैं और सेम आदमी ले लेता हूं, ये 40 kg का, ये 10 kg का, और ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। पर मैंने क्वेश्चन में लिख दिया होता कि मैन रन्स एट 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना। पॉइंट फाइंड स्पीड ऑफ प्लैंक, फाइंड स्पीड ऑफ प्लैंक। तो फिर हम क्या करते? तो फिर हम एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेते और हम लिख देते कि इनिशियली सेंटर ऑफ मास का
मोमेंटम 0 है तो फाइनली भी 0 होना चाहिए, यानी मोमेंटम ऑफ मैन प्लस मोमेंटम ऑफ प्लैंक ये 0 होना चाहिए। लेकिन अब मुझे कुछ मतलब नहीं है आदमी की वेलोसिटी और प्लैंक की वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है उससे। मैं अज्यूम कर लूंगा प्लैंक पीछे जा रहा है v से, पर मैं मोमेंटम ऑफ मैन क्या लिखूंगा 40 इंटू 10 सीधा सीधा। क्यों? क्योंकि मुझे जो वेलोसिटी दी गई है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही दी गई है, जबकि पिछले केस में मुझे जो दी गई थी वो प्लैंक के रिस्पेक्ट में दी गई थी, तो मैंने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाली थी। ऐसा सोच के देखा करो ना, आप जमीन पे खड़े हो तो आदमी की स्पीड अगर प्लैंक के रिस्पेक्ट में दी गई है तो प्लैंक पीछे जाएगा तो आदमी की स्पीड एक्चुअली तो उससे कम ही रहेगी ना। प्लस 10 इंटू माइनस वी इज इक्वल टू 0, और यहां से v मुझे मिलता है कितना 40 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों में सिर्फ एक चीज अंतर करने से आंसर में डिफरेंस आ जाता है। एक जगह मैंने विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक दे दी थी स्पीड, और एक जगह मैंने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे दी थी स्पीड। बात समझ आ रही है? इसी को मोमेंटम कंजर्वेशन कहा जाता है। चलो इसी की और प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मान लो ये दिया हुआ है, अ बुलेट इज फायर्ड एट 100 मीटर पर सेकेंड with respect to the gun. Mass of bullet is 100 grams and mass of gun is 1 kg. आपको बताना है find recoil speed of gun. ट्राई करो जरा सभी लोग। तो जो बुलेट है वो जा रही है 100 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू गन से, और गन मान लेता हूं पीछे जा रही है किसी v से, ये मैंने मान लिया। तो इनिशियल मोमेंटम तो सिस्टम का क्या था 0, तो फाइनली भी मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट ये क्या हो जाना चाहिए 0। राइट डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं। मोमेंटम ऑफ गन बड़ी आसानी से लिख सकता हूं मैं 1 kg इंटू वेलोसिटी v जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में है तो -v, प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, ठीक है ना। तो बुलेट का मोमेंटम में क्या लिखूंगा, मास हो गया, पहले तो केजी में कन्वर्ट कर देते हैं 0.1 kg इंटू वेलोसिटी क्या लिखनी चाहिए, तो वेलोसिटी लिखी जाएगी 100 माइनस v। बात समझ आई क्यों? क्योंकि देखो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। जब भी कंफ्यूजन हो इस तरह से निकाल लो। ये आपको दी गई है 100, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको निकालना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ गन -v है, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट आपको कितनी मिली 100 माइनस v विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। और अगर मैं तो इस तरह से सोच लिया करता था हमेशा से कि वो आगे जाना चाह रही थी 100 से, पर गन पीछे गई, तो जिस समय बुलेट निकल रही होगी उसके पास गन की वेलोसिटी भी होगी, क्योंकि ऐसे ही होता है हम ट्रेन में बैठे हैं किसी चीज को बाहर फेंकते हैं तो उसके पास हमारी वेलोसिटी आ जाती है, तो इसी तरह की चीज है बस। इसे मैं कर दूंगा क्या 0, यहां से मुझे मिलेगा बेसिकली -v प्लस 10 माइनस 0.1 v इज इक्वल टू 0, या मैं कह सकता हूं v की वैल्यू मुझे मिलेगी 100/11 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट किसी को? तो आदमी बेसिकली छत से स्लिप हुआ, इनिशियली उसकी स्पीड 0 थी, किस डायरेक्शन में बैग फेंका जाए और कितनी स्पीड से फेंका जाए ताकि वो पानी में जाके लैंड कर सके, यहाँ वाटर है 400 मीटर दूर। सबसे पहले तो मैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेता हूं कि इसे नीचे गिरने में टाइम कितना लगेगा। वो मुझे मिल चुका है 5 सेकंड, यानी 5 सेकंड बचे हैं। 5 सेकंड में अगर ये बच सकता है तो बच सकता है, वरना फिर तो ये जमीन पे हिट कर ही जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि 5 सेकंड में अगर बचना है तो बताओ मैन की स्पीड हॉरिजॉन्टल में कितनी होनी चाहिए। आपको ये पता है कि हॉरिजॉन्टल में स्पीड कभी चेंज होती नहीं है, तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल रेंज 400 मीटर हो गई है। तो स्पीड दैट मैन शुड हैव उसके पास होनी ही चाहिए स्पीड, वो हो जाएगी 400 बाय कितना टाइम है उसके पास 5 सेकेंड,
यानी कि 80 मीटर पर सेकेंड। आदमी को बैग इस तरह से फेंकना है कि उसे राइट में ग्राउंड की रिस्पेक्ट में स्पीड मिल जाए 80 मीटर पर सेकेंड। बात समझ आई कि नहीं? अब मैं मान लेता हूं कि उसने बैग को फेंका लेफ्ट में। ऑब्वियसली वो बैग को लेफ्ट में फेंकेगा जब, तभी तो वो खुद राइट में जा पाएगा। उसे जाना है 80 मीटर पर सेकेंड से। उसका मास हमें दिया गया है कितना, 50 केजी, और बैग का मास दिया गया है 40 केजी। मैंने यहाँ पे अस्यूम कर लिया है v इज स्पीड ऑफ बैग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट, सॉरी हाँ, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब बात ये है, पूरे डायग्राम में अगर आप देखो तो ग्रेविटी y में लग रही है, तो नेट फोर्स x डायरेक्शन में क्या है, 0। यानी मोमेंटम कंजर्वेशन x डायरेक्शन में लगाया जा सकता है कि नहीं? इनिशियली मोमेंटम x डायरेक्शन में 0 था। फाइनली मैं कह सकता हूं मोमेंटम ऑफ मैन प्लस मोमेंटम ऑफ बैग, ये मिलके होना चाहिए 0 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर मैं बात करूं तो मोमेंटम ऑफ मैन हो गया 50 इंटू उसकी स्पीड है 80, प्लस बैग का मास दिया है 40, उसे लेफ्ट में फेंका है तो माइनस वी कह देता हूं मैं, ये हो जाना चाहिए 0। यहां से हमें v की वैल्यू मिल गई कितनी, 100 मीटर पर सेकेंड। यानी बैग को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 100 मीटर पर सेकेंड पे फेंकना चाहिए। पर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ बैग विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो इसे आप निकाल सकते हो। वेलोसिटी ऑफ बैग विद रिस्पेक्ट टू मैन इज सिंपली वेलोसिटी ऑफ बैग प्लस वेलोसिटी ऑफ बैग माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इन वेक्टर फॉर्म। वेलोसिटी ऑफ बैग क्या होगी, वो -100 आई कैप है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, वो 80 मीटर आई कैप है। तो ये मुझे मिला -180 आई कैप। यह है वेलोसिटी ऑफ बैग विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी कि आंसर है 180 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट विद रिस्पेक्ट टू मैन। अरे बात समझ आई क्या? प्रॉब्लम्स ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम एंड मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन, आप ये मान के चलो कि आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको मोमेंटम कंजर्वेशन करना होगा, जनरली क्वेश्चन दोनों ही कॉन्सेप्ट को मिला के ही आएगा। सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन आ जाए ऐसा बहुत रेयरली होता है, और सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन आ जाए ये भी बहुत रेयरली होता है। अगर मैं एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो उसमें हमेशा दोनों चीजें ली जाती हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं पहले, ताकि फिर आप कर सको। तो मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, सब कुछ स्मूथ है पहली बात तो, और ये हाइट हमें दी गई है मान लो 20 मीटर, और यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास ले लेता हूं मैं 50 केजी और इसका मास है 20 केजी। क्वेश्चन आएगा स्पीड ऑफ वेज, स्पीड ऑफ वेज व्हेन ब्लॉक रीचेज, या एक काम करो, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसे आगे करेंगे, तुमको करने को देता हूं मैं। ये वाला बहुत आसान से स्टार्ट करते हैं पहले, वो सही रहेगा, ठीक है ना? तो मान लो कि प्रॉब्लम है ये, हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, इस तरह का वेज है जो कि एक सर्कल का पार्ट है, ठीक है ना, जिसकी रेडियस हमारे पास 10 मीटर है, और यहाँ मेरे पास एक ब्लॉक है जो वही ले लेता हूँ 20 केजी, और इसका मास वही ले लेता हूँ मैं 50 केजी। सब कुछ स्मूथ है। तो आपको बतानी है स्पीड ऑफ ब्लॉक when it reaches the foot of incline, अब मैंने कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब ऑब्वियसली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बतानी है। तो ऐसा सोच के देखो कि होगा क्या, जैसे ही मैं ब्लॉक को रिलीज करूंगा वो नीचे फिसलना शुरू होगा। उसके फिसलने से क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक पे इस तरह से लगेगा, और वो नॉर्मल रिएक्शन वेज पे कुछ इस तरह से लगेगा। तो आप देख सकते हो कि वेज पे लगने वाले नॉर्मल का एक एक्स कंपोनेंट भी आएगा, तो धीरे धीरे वेज की भी स्पीड आ जाती है लेफ्ट में। सही बोल रहा हूँ कि नहीं मैं?
इमेजिन करके देखो, हमने लाइफ में ऐसा देखा भी होगा कभी ना कभी तो। अरे बोलो हाँ या ना। अगर आपने ऐसे दो चीजों को रखा हुआ है, ऊपर वाले ब्लॉक को आप छोड़ते हो तो नीचे वाला लेफ्ट में जाएगा ही जाएगा। तो पूछा गया है कि उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है ना, स्पीड ऑफ ब्लॉक क्या होगी जब वो फुट ऑफ द इंक्लाइन पे पहुंचेगा, यानी कि यहां नीचे पहुंच जाएगा, उस समय पर उसकी स्पीड क्या होगी। तो करने का तरीका क्या होता है, पहले एक फ्रेम डिसाइड करो। तो फ्रेम ऑब्वियसली मैं क्या चूज कर रहा हूं, ग्राउंड। सबसे पहले चीज तो मैं क्या करूंगा, मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम शुड बी फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विच शुड बी जीरो, क्योंकि इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे था। ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ले ली। तो फाइनली क्या क्या होगा, फाइनली आपका वेज लेफ्ट में जा रहा होगा किसी स्पीड v1 से, और आपका ब्लॉक राइट में जा रहा होगा किसी स्पीड v2 से। ये मैंने मान लिए हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि मैंने फ्रेम पहले ही डिसाइड कर लिया है। 50 kg 20 kg। तो मैं कह सकता हूं मोमेंटम ऑफ मैन, सॉरी मैन नहीं है यहाँ पे, वेज है, तो मोमेंटम ऑफ वेज प्लस मोमेंटम ऑफ ब्लॉक ये मिलके होना चाहिए जीरो। वेज का मोमेंटम हुआ 50 इंटू माइनस v1, ब्लॉक का हुआ 20 इंटू v2, ये मिलके होना चाहिए जीरो। यानी मुझे मिला 20 v2 माइनस 50 v1 इज इक्वल टू जीरो। ये हुई आपकी पहली इक्वेशन, पर इसमें अननोन है दो। तो क्योंकि इसमें दो अननोन है, इसलिए आपको जरूरत पड़ती है किसकी, वर्क एनर्जी थ्योरम की। याद रखना, जिस फ्रेम में आपने मोमेंटम कंजर्वेशन किया है उसी फ्रेम में आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, चाहे कुछ हो जाए, वरना आपका आंसर गलत आएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से किस किसने वर्क किया है पूरे सिस्टम के ऊपर, तो सिर्फ वर्क जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे हुआ है, छोटे ब्लॉक पे ही तो हुआ है, वेज पे तो किसी ने वर्क किया ही नहीं है, ऐसा मैं कह सकता हूं, क्योंकि नॉर्मल तो इंटरनल फोर्स हो गया। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ये होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ग्रेविटी का वर्क डन m g, नीचे कितना आ गया ब्लॉक हमारा, 20 मीटर नीचे आया है ब्लॉक, ये पॉजिटिव वर्क है। ये हो जाना चाहिए हाफ इंटू मास ऑफ ब्लॉक इंटू वी स्क्वायर, इसकी स्पीड कितनी है v2, प्लस हाफ मास ऑफ वेज इंटू v1 स्क्वायर। क्योंकि इसके पास भी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो भी कहां से आ सकती है, ग्रेविटी के वर्क से ही आ सकती है। जबकि सोचो जब वेज फिक्स हुआ करता था बचपन में, जब हम सवाल करते थे, तब आप वेज की चिंता ही नहीं करते थे, आप सारी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदल देते थे। पर यहां वैसा नहीं होगा। बात समझ आ रही है, यहां हमें ये सब सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां से आपको देखो रिलेशन भी मिल जाएगी, आप कह सकते हो 2/5 v2 ये बेसिकली क्या है v1, ये मुझे एक रिलेशन मिल चुकी है, और एक इक्वेशन मेरे पास यहाँ है ही, ठीक है ना, देख सकते हो आप सीधे सीधे। इन्हें सॉल्व करने से आपको क्या मिल जाएगा, ऑन सॉल्विंग 1 and 2 आपको v1 भी मिल जाएगा और v2 भी मिल जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? ओके चलो देखो कैसे होगा क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात तो एफ नेट एक्स डायरेक्शन में ये जीरो है, अगर मैं किसको मान लेता हूं, वेज ब्लॉक का सिस्टम मान लेता हूं, जो भी नॉर्मल वॉर्मल लगेगा वो सब इंटरनल फोर्स हो जाएगा, सही है ना। अच्छा, ब्लॉक जब प्लैंक के ऊपर चलता जाएगा तो जैसे ही इसके ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेगा, क्या वेज भी चलना शुरू कर देगा? हाँ, क्योंकि वेज पे नॉर्मल लगेगा, ये चलना शुरू कर देगा। तो जिस समय वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया होगा उस समय क्या सिचुएशन होगी, अगर हम ये देखें कि जिस समय वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया होगा उस समय क्या सिचुएशन होगी, आप ऐसा मान सकते हो कि ब्लॉक वेज के ऊपर चढ़ना बंद कर देगा, यानी ब्लॉक वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर आ जाएगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो व्हेन ब्लॉक comes to rest with respect to wedge, उसी को हम कहेंगे एच मैक्स। पर सीधी सी बात है, क्योंकि एक्स में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है,
तो मोमेंटम नहीं बदल सकता, यानी इस समय पर वेज चल रहा होगा किसी स्पीड v से, और क्योंकि ब्लॉक को वेज के कांटेक्ट में रहना है तो ब्लॉक भी चल रहा होगा स्पीड v से ही। बात समझ आई कि नहीं? इनिशियली b के पास मोमेंटम था, वेज के पास कोई मोमेंटम नहीं था। फाइनली ब्लॉक वेज के ऊपर चढ़ना शुरू हुआ, कहीं जाके रुक गया वेज के ऊपर, लेकिन ये एक्स का मोमेंटम कहां जाएगा? कहीं जा तो सकता नहीं है ना, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो वो किसके पास होना चाहिए? दोनों के पास होना चाहिए, यानी दोनों मूव कर रहे होंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। मैं पूरा क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यानी दोनों ही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे होंगे। और क्योंकि उन्हें कांटेक्ट बना के रखना है तो दोनों की स्पीड भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। बात समझ आई? अब क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा हो जाता है। सबसे पहले P इनिशियल, ये होना चाहिए P फाइनल। मैं लेफ्ट की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूं। तो इनिशियली मोमेंटम B के पास है सिर्फ 2 × 10। फाइनली दोनों ही मूव कर रहे हैं, ये 3 kg का, ये 2 kg का, दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो 3 + 2 × v। यहां से v की वैल्यू हमें कितनी मिली? 4 मीटर पर सेकेंड। यानी ब्लॉक जब वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर आएगा उस समय 4 मीटर पर सेकेंड से दोनों मूव कर रहे होंगे। मान लेते हैं कि ब्लॉक इसके ऊपर चढ़ गया कुछ हाइट h, तो इस पूरे दौरान सिर्फ ग्रेविटी ने वर्क किया है इस सिस्टम के ऊपर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ये होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी k फाइनल माइनस k इनिशियल ऑफ द सिस्टम। ब्लॉक ऊपर गया है तो ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव होगा, तो -m × g × h हाइट अगर वो ऊपर गया इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो कि क्या हो जाएगी? हाफ, टोटल मास 5 और वेलोसिटी 4, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m × v² जो कि सिर्फ b के पास थी। बात समझ आई? ये मिला मुझे -20h, ये हो जाना चाहिए कितना? 40 माइनस 100 यानी कि -60। यहां से हाइट की वैल्यू आपको कितनी मिलती है? 3 मीटर। यानी ब्लॉक वेज के ऊपर कितना ऊपर जा पाया होगा? 3 मीटर ऊपर जा पाया होगा। कोई डाउट किसी को? चलो देखो, तो आपको क्या अज्यूम करना पड़ेगा? पहले तो देखो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम x डायरेक्शन में कितना है? 0। एफ नेट x डायरेक्शन में कितना है? 0। तो p फाइनल x डायरेक्शन में कितना होना चाहिए? 0। ये डायरेक्शन में ले लेता हूं पॉजिटिव, राइट वाली। जब बॉल सबसे लोएस्ट पॉइंट पर होगी, सब कुछ मैं करूंगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ताकि कोई समस्या ही ना हो। मैं मान लेता हूं इस बॉल की स्पीड राइट में है v1 और इस वेज की स्पीड लेफ्ट में है v2। सबसे पहले तो फाइनल मोमेंटम अगर मैं लिखूं तो वो हो जाएगा मास ऑफ बॉल 2 × v1 प्लस मास ऑफ वेज 5 × -v2। ये होना चाहिए इनिशियल के इक्वल, यानी 0। तो हमें क्या मिल गया? हमें v1 की वैल्यू मिल गई सीधे सीधे 5/2 v2। ये आपको इनकी स्पीड के बीच में रिलेशन मिली है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी मैं लगाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही। वर्क सिर्फ ग्रेविटी ने किया है, ये होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी का वर्क मास ऑफ बॉल इंटू जी इंटू बॉल कितना नीचे आई है? 5 मीटर। पॉजिटिव वर्क ये चला जाना चाहिए हाफ m1 यानी बॉल का मास इंटू v1² प्लस हाफ वेज का मास इंटू v2²। समझ आई बात? यहां से हमें मिल गया कितना? 200 इज इक्वल टू 2 × v1² यानी 5/2 v2 का होल स्क्वायर प्लस 5v2²। है कि नहीं? यह हमें मिल जाएगा 200 इज इक्वल टू 25/2 प्लस 5 v2² यानी 35/2 इंटू v2²। और v2 की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? v2 की वैल्यू आपको मिलेगी √400/35। समझ आया? यानी मैं कह सकता हूं 20/√35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस और करेंगे हम इसके ऊपर।